नमस्कार दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा था। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में यानी जेल भेज दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में महज एक फेसबुक पोस्ट लिखने की वजह से बीजेपी की पूरी मशीनरी प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के पीछे पड़ गई थी, जबकि कानून के तमाम जानकारों का मानना है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी शामिल है, कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में 8 मई को लिखी गई उनकी पोस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था कि उनके खिलाफ कई संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली जाए और 24 घंटे के भीतर उनकी गिरफ्तारी हो जाए। लेकिन बीजेपी सरकार जब यह तय कर लेती है कि इस प्रोफेसर को सबक सिखाना है, तो फिर यह तो होना ही था। आज जब अदालत से प्रोफेसर महमूदाबाद की जमानत की उम्मीद थी, तो उन्हें जेल मिली। जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी लीडर और राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया और एक लोकल लीडर की तरफ से प्रोफेसर महमूदाबाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। वजह उनकी फेसबुक पोस्ट, जिसमें उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए थे, लेकिन वो ऐसे सवाल थे जो जरूरी थे। इसी वीडियो में आगे एक बार फिर से आपको बताऊंगा। लेकिन एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज कराकर पुलिस को एक्टिव किया गया। शनिवार को एफआईआर दर्ज होते ही हरियाणा पुलिस मुख्यमंत्री के आदेश पर एक्टिव हुई। पूरा सिस्टम लगा कि कैसे इस प्रोफेसर को गिरफ्तार किया जाए। दिल्ली से रविवार की सुबह उनकी गिरफ्तारी हो गई। 2 दिन की पुलिस रिमांड के बाद आज सोनीपत की अदालत में प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की पेशी हुई। हरियाणा पुलिस आज फिर 7 दिन की रिमांड चाहती थी, लेकिन अदालत ने प्रोफेसर को 14 दिनों के लिए सीधे जेल भेजने का फैसला किया। सोनीपत की अदालत में प्रोफेसर की तरफ से पेश हुए वकील कपिल बालियान के मुताबिक अब उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से ही है। इनको 147 एफआईआर जो राय स्टेशन में दर्ज हुई थी, उसमें ऑलरेडी पुलिस ने 2 दिन की कस्टडी पे लिया था। आज वो कस्टडी का टाइम पूरा हो रहा था, तो 2 बजे इन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने इनको पेश किया और एक फर्दर एक 7 डे की पुलिस कस्टडी लेने के लिए एप्लीकेशन मूव की, जिसका हमने अपोज किया। और ऑनरेबल कोर्ट ने सभी फैक्ट और सर्कमस्टांसी को ध्यान में रखते हुए इनकी जो एप्लीकेशन है प्रोसिक्यूशन की या पुलिस की, जो 7 डे की रिमांड की जो एप्लीकेशन थी, उसको डिसमिस कर दिया है। ये छोटी सी हमारी न्याय की जीत हुई है। तो आप उनको जुडिशियल में भेज दिया? अब इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। कौन सी कोर्ट है और कहाँ पेश किया? ये आजाद सिंह जी की कोर्ट है, ऑनरेबल आजाद सिंह जी और जेएमआईसी सोनीपत। आगे की अब क्या आगे की रणनीति बेल की रहेगी या जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका हमने डाली हुई है, उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। और सब पूरी टीम से अपने सभी से डिस्कस करने के बाद ही अगली बात पे हम गौर फरमा पाएंगे। हमारे लिए मेन है इनकी लिबर्टी। इनको जो इनको फाल्सली इम्प्लीकेट किया गया है, इन झूठे मुकदमे बनाने की कोशिश की गई, इनका टॉर्चर करने की कोशिश की है, तो इनसे मुक्ति मिले, इनके फैमिली वालों के पास पहुँचे, अपनी 9 महीने की प्रेग्नेंट महिला के अपनी वाइफ के पास ये पहुँचे और अपने उनको केयर करें, क्योंकि इज द ओनली पर्सन टू लुक आफ्टर हर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट कपिल देव बालियान है। सोनीपत की अदालत ने तो प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को जेल भेज दिया, लेकिन अब उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की तरफ से पेश होंगे। मुमकिन है कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो। मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट अली खान महमूदाबाद के खिलाफ एफआईआर जिस ढंग से दर्ज की गई है, उस एफआईआर पर ऐतराज जताए। मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिले। लेकिन जो कुछ हुआ है बीते 10 और 11 दिनों में, वो बहुत आम है। किस तरह से पटकथा लिखी गई, एक मुस्लिम प्रोफेसर को फंसाने की पटकथा, एक मुस्लिम प्रोफेसर को सबक सिखाने की पटकथा, एक ऐसे प्रोफेसर को सलाखों के पीछे भेजने की पटकथा, एक ऐसे प्रोफेसर के पीछे पुलिस को छोड़ने की पटकथा, जो प्रोफेसर अपनी पढ़ाई की वजह से, अपने बैकग्राउंड की वजह से, स्कॉलर होने की वजह से अपने छात्रों के बीच और जो उन्हें जानते हैं उनके बीच बहुत पॉपुलर है। बैकग्राउंड कैम्ब्रिज का है, एमफिल और पीएचडी उन्होंने कैम्ब्रिज से किया, लेकिन उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट लिखकर ऐसा गुनाह कर दिया जो बीजेपी के नेताओं को हजम नहीं हुआ। क्या है उस फेसबुक पोस्ट में, मैंने कल और परसों के वीडियो में भी बताया था, फिर आगे बताऊंगा, क्योंकि देश के नागरिकों को यह जानना चाहिए कि जिस देश में एक मंत्री बीजेपी सरकार में कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के बाद भी सत्ता में बैठा है, कुर्सी पर बैठा है, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट के फैसले, हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद एफआईआर दर्ज हुई, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कल कह दिया कि आपके बयान से पूरा देश शर्मसार है, आपकी माफी हमें मंजूर नहीं, वो आज भी बीजेपी सरकार में मंत्री बना बैठा है। लेकिन एक प्रोफेसर जो फेसबुक पोस्ट लिखकर
सरकार की तारीफ ही करता है, सेना के खिलाफ एक शब्द नहीं लिखता है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कर्नल सोफिया कुरैशी और वेमिका सिंह की मौजूदगी में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कुछ बात लिखते हुए कुछ सवाल खड़े करता है। वो सवाल जो वाजिब सवाल है और जो सवाल हम जैसे बहुत सारे लोग कई सालों से खड़े कर रहे हैं, उस आधार पर अगर प्रोफेसर की गिरफ्तारी हो सकती है तो हम जैसे किसी पत्रकार की भी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। क्या है उस एफआईआर में, उस पर आगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, पटकथा कैसे लिखी गई। एफआईआर 2 दर्ज की गई। एक एफआईआर महिला आयोग की अध्यक्षा है रेनू भाटिया, बीजेपी लीडर हैं, बीजेपी के टिकट पर 2000 में पहली बार पार्षद बनी थी, फरीदाबाद में डिप्टी मेयर रहीं, मेयर का चुनाव बाद में 2010 में हारी, उसके बाद 22 में हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन बनी। 3 साल में उनका कार्यकाल खत्म होना था, जनवरी 2025 में अगले आदेश तक सेवा विस्तार मिला और उनकी महत्वाकांक्षा राजनीति की सीढ़ियां चढ़ने की है। और रेनू भाटिया ही वो महिला है, महिला आयोग की चेयरपर्सन, जिन्होंने सबसे पहले प्रोफेसर महमूदाबाद के फेसबुक पोस्ट पर ऐतराज किया था और उन्हें नोटिस भेजकर, सम्मन भेजकर उन्हें महिला आयोग के सामने हाजिर होने को कहा था। 14 तारीख की तारीख मुकर्रर थी। उसी दिन प्रोफेसर महमूदाबाद ने अपना पक्ष रखा, अपना जवाब दिया कि हमने ऐसा कुछ नहीं लिखा और एक तरह से पूरी सफाई दी। वो भी मैं आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन महिला आयोग ने तो तय कर रखा था, रेनू भाटिया ने तो तय कर रखा था इसे सबक सिखाना है। वजह, नाम अली खान महमूदाबाद, यही काफी है। तो उसके बाद रेनू भाटिया की तरफ से एफआईआर दर्ज हुई, सरकार पर दबाव बना या उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की, डीजीपी को बात की, अप्रोच किया। 2 एफआईआर दर्ज हुई। दूसरी एफआईआर बीजेपी के ही एक लोकल लीडर हैं सोनीपत के, योगेश जेठारी, जो सरपंच भी हैं और युवा मोर्चा के महासचिव हैं। दूसरी एफआईआर उनकी तरफ से। 24 घंटे में उसके बाद फटाफट कार्रवाई। और एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई है, वो धाराएं इतनी संगीन है कि लोकल जो जिले की अदालत ऐसे मामलों में जल्दी जमानत देती भी नहीं है। वो धाराएं क्या है, उसके बाद मैं फेसबुक पर आता हूं। वो धाराएं हैं जो किसी भी शख्स के खिलाफ अगर लगा दिया जाए ऐसी धाराएं, तो उसके लिए अदालत के चक्कर लगाना और सलाखों के पीछे कितने दिन, कितने साल, कितने महीने कटेंगे कहना मुश्किल है। जो धाराएं लगी है वो है बीएनएस की धारा 353 यानी झूठे बयानों, अफवाहों को प्रसारित करना, 79 यानी महिला के सम्मान और गरिमा को ठेस पहुंचाना, 152 यानी देश की एकता अखंडता को खतरा पहुंचाना। यह महिला आयोग की तरफ से जो एफआईआर दर्ज हुई उसकी धारा। मैं धारा इसलिए बता रहा हूं कि इसके बाद जरा मैं फेसबुक पोस्ट पढ़कर सुनाता हूं और आप तय कीजिए कि उस फेसबुक पोस्ट में ऐसा कुछ लिखा है जिसके आधार पर यह धाराएं लगनी चाहिए। और नेता योगेश जेठारी की तरफ से जो एफआईआर है उसमें है धारा 196(1)B यानी धार्मिक आधार पर 2 समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाना, 197(1)C यानी राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए हानिकारक दावे करना, और धारा 152 यानी देश की एकता अखंडता को खतरा पहुंचाना, और धारा 299 यानी धार्मिक भावनाओं को आहत करना और समाज में तनाव पैदा करना। यह बीजेपी नेता की एफआईआर में है। दोनों एफआईआर में ये जो 152 है, देश की एकता अखंडता को खतरा पहुंचाना, बीएनएस की धारा, ये बहुत गंभीर है और ये धाराएं लगाई ही इसलिए गई है ताकि उसको लंबे समय तक सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। और ये धाराएं लगाई किस फेसबुक पोस्ट पर गई, वो फेसबुक पोस्ट एक बार फिर से स्क्रीन पर लाते हुए मैं बताना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से कि जो धाराएं लगी, जिस फेसबुक पोस्ट पर लगी, और जो महिला आयोग ने आरोप लगाए, जो महिला आयोग की अध्यक्षा रेनू भाटिया हर चैनल पर जो भाषण दे रही हैं और जिस तरह से प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ दुष्प्रचार करते हुए उनकी फेसबुक पोस्ट में जो बातें नहीं हैं, उन बातों को बिटवीन द लाइंस को अपने ढंग से पढ़कर व्याख्या करके और उसके बाद उनके खिलाफ एक पटकथा जिस तरह से उन्होंने तैयार की, जिसे ग्रीन सिग्नल जाहिर है हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से मिला, उसे उस फेसबुक पोस्ट को सुनना एक बार फिर से जरूरी है। उससे पहले आपको बता दें, हम जैसे लोगों से तो रेनू भाटिया बात नहीं करेंगी, लेकिन इंडिया टुडे की एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं प्रीति चौधरी, उन्होंने जब रेनू भाटिया से कल पूछा लाइव टेलीविजन के शो में कि मैडम भाटिया आप ये बताइए कि आपने इतने संगीन मामले दर्ज करा दिए हैं, इतनी संगीन धाराएं लग गई है प्रोफेसर के खिलाफ, आपकी शिकायत पर, आपकी एफआईआर पर, लेकिन जो पोस्ट लिखी है प्रोफेसर ने, उस पोस्ट में ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से यह धारा लग जाए। हां, 2 शब्द है जिस पर बीजेपी नेताओं को एतराज है, ऑप्टिक्स और हिपोक्रेसी।
प्रीति चौधरी जब ये सवाल पूछ रही थी तो किस तरह से फंसी बुरी तरह से रेणु भाटिया, जवाब नहीं दे रही थी। उससे पहले वो पैराग्राफ जिस पर सबसे अधिक बवाल है, लंबी पोस्ट है लेकिन वो हिस्सा मैं सुनाता हूं, हालांकि मैंने विस्तार से पहले भी बताया, इसलिए एक पैराग्राफ जो उन्होंने लिखा और कहा कि मुझे ये देखकर खुशी हो रही, जिस पर सबसे अधिक दिक्कत है बीजेपी नेताओं को, मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि कई राइट विंग के कमेंटेटर कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन शायद वो उतनी ही जोर से यह भी मांग कर सकते हैं कि मॉब लिंचिंग, मनमानी बुलडोजिंग और बीजेपी राज में जो हेट मॉन्गरिंग होती है, नफरत फैलाने वाली राजनीति होती है, उसके शिकार लोगों को भी भारतीय नागरिक के तौर पर सुरक्षा मिले। ये बात इन्होंने जो कही, यही दिक्कत है बीजेपी को। अगर इसकी हम उनकी लिखी लाइनों को अगर इंग्लिश में सीधा बता दूं, और इसी पर प्रीति चौधरी ने बहुत घेरा, उन्होंने लिखा, द ऑप्टिक्स ऑफ टू वुमेन सोल्जर्स presenting their findings is importantly, but optics must translate to reality on the ground, otherwise it's just hypocrisy. उन्होंने लिखा कि सोफिया कुरैशी को जिस ढंग से प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए व्योमिका सिंह के साथ बैठाया गया, ये ऑप्टिक्स तो ठीक है, लेकिन यही जमीनी हकीकत भी होनी चाहिए और ऐसा ही दिखना चाहिए जमीन पर जो हो रहा है, नहीं तो ये हिपोक्रेसी है। और ये कहकर उन्होंने जिस तरह से मॉब लिंचिंग, बुलडोजर के नाम पर जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ बीते 7-8 सालों में बीजेपी शासित राज्यों में हुआ है, उसको एक तरह से अपनी फेसबुक पोस्ट में उस पर उन्होंने कुछ लाइनें लिखी या वो अपने विचार उन्होंने व्यक्त किए, जो विचार हम जैसे लोग लगातार व्यक्त करते रहे, और जो मैंने कल भी वीडियो में कहा, जो सुप्रीम कोर्ट मान चुका है कि देश में हेट मॉन्गरिंग होती है, हेट स्पीच होती है, बुलडोजर इनजस्टिस होता है, और यह सब सुप्रीम कोर्ट में कई बार फटकार भी लग चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी आ चुके बुलडोजर और हेट स्पीच के खिलाफ। लेकिन उसके बाद इसी बात से आखिरी में उन्होंने जो लिखा वो आने से पहले इसी बात पर उनके खिलाफ माहौल बना और उसके बाद FIR दर्ज हुई, और क्या हुआ आप जानते हैं। मैं चाहता हूं प्रीति चौधरी का से रेणु भाटिया की बातचीत का छोटा सा हिस्सा आपको सुना। I am only quoting what your commission has quoted to the police in your complaint. Where is he said? Where is he insulted? Give me that exact line, ma'am. We must point out that line today for our viewers to understand. The nation wants to know what is that line that Professor Khan used that insulted our women in uniform, ma'am. तो आप मुझे बताओ वो कौन सी लाइन है प्रोफेसर खान ने जो is insulting to these women? बताइए मैम। एक व्यक्ति सिर्फ ऊपर और नीचे 2 लाइनें आर्मी के लिए लिख के, देश के लिए लिख के, उसके बाद सारा मीनिंग आप बताइए कहाँ नहीं जाता। मैं समझना चाहती हूँ, मैं आपसे पूछना, आप बताइए। मेरी इंग्लिश पुअर हो सकता है मेरा समझने का तरीका ठीक ना हुआ हो, आप मुझे बताइए। वही आपसे बार-बार एक ही चीज पूछ रही हूँ। अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश में बात करता है अलग। मैम कौन सी 2 लाइनें हैं in which this man is being anti-national and I will wait for derogatory, sexist to what you have called Bharat ki betis in your complaint? Yes, I still say that Bharat की बेटी who is sitting for us, सीने पर गोली खाने को तैयार बैठी है हमारी बेटियां, और उनके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, किस तरह के शब्द बताइए, किस तरह ऐसा कैसे कोई कह सकता है? आप मुझे बताइए ना, ऐसा कैसे कोई कह सकता है देश की बेटियों वही तो मैं पूछ रही हूँ मैम, कैसे हम बोल सकते हैं? सुन लिया आपने किस तरह से रेणु भाटिया बता नहीं पा रही हैं कि किस लाइन में, फेसबुक पोस्ट की किस पंक्ति में, किस वाक्य में ऐसा कुछ लिखा है कि उनके खिलाफ इतना गंभीर मामला दर्ज हो जाए या इतनी संगीन धाराएं लग जाए और उन्हें देशद्रोही बता दिया जाए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को खतरा बता दिया जाए। बता नहीं पा रहे हैं। उसी इंटरव्यू का छोटा सा एक और हिस्सा सुनो। आप बताइए व्हाट इज इट, कौन से शब्दों की बात कर रही है? मैंने आपको 3 बार पढ़ दी जो आप ही ने भेजी है। आप बताइए इनमें से वो कौन सी प्रॉब्लमैटिक चीज है जो प्रोफेसर खान ने बोली है, जिसकी बिना पर आपने कंप्लेन की है, जो एक FIR हो गई और अब प्रोफेसर खान सेडिशन के चार्ज में है। एक बार क्या मैम बताइए। हाँ एक बार बोलिए। इंतजार कर रहे हैं मैम। ऑडियो आवाज नहीं आ रही मैम? आपको आवाज आ रही है मैम? आ रही है अब आ रही है। आ रही है मैम, बताइए। जी बताइए वो कौन सी 2 लाइन है? क्या पूछा? जी आ रही है मैम, वही पूछ रही हूँ जो पहले कम से कम 6 बार पूछ चुकी हूँ। कौन सी वो लाइनें हैं जो एंटी नेशनल हैं,
जो एंटी वुमेन है, दैट इंसल्ट दीज वुमेन, कि इनको बोला गया है कि इनके फेसेस पेंटेड हैं या जो भी आप कहने की कोशिश कर रही थी, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, समझा दीजिए। इंसल्टिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन सिटिंग, वो कहां पर है मैम? वो मॉडेस्टी कहां इंसल्ट हुई है? कौन सी लाइन है बताइए मैम। ये करीब 8 मिनट का वीडियो है। इंडिया टुडे के सौजन्य से मैं वीडियो दिखा रहा हूं, सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए जरा कि किस तरह से प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को टारगेट किया गया, क्योंकि मुस्लिम है, क्योंकि उनका इतना लिखना भी बीजेपी नेताओं को हजम नहीं हुआ, उसी देश में जहां वो विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताकर मौज कर रहा है। उस पर कोई सवाल नहीं है, बीजेपी के नेतृत्व की चुप्पी है। अब फेसबुक में जो कुछ लिखा उसमें सरकार की एक तरह से कहें तो तारीफ भी है, लेकिन इस बीच ये भी है कि प्रोफेसर अली खान की तरफ से जो खबरें आई कि उन्हें ऐसे वक्त में सलाखों के पीछे भेजा गया है जब वो पिता बनने वाले हैं, उनकी पत्नी प्रेग्नेंट हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसके बारे में विस्तार से जानकारी लिखी है। ये भी कि सोनीपत में अशोका यूनिवर्सिटी के छात्र, फैकल्टी जितने हैं सब प्रोफेसर महमूदाबाद के साथ हैं, उनके पक्ष में हैं, और उनका मानना है कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया। एक नागरिक के तौर पर, एक दर्शक के तौर पर अगर उनकी पोस्ट को आप पढ़ेंगे तो आप भी मानेंगे कि उसमें ऐसा कुछ नहीं था। खास जो ऑपरेटिव पार्ट है जिस पर सबसे एतराज़ है वो मैंने बता दिया, लेकिन उसके नीचे के हिस्से को भी, मतलब उसके अलावा जो बाकी हिस्से हैं उसको भी एक बार सुना देता हूँ। 8 तारीख की पोस्ट, हालांकि इसकी सफाई उन्होंने विस्तार से दी है। अब इसमें उन्होंने लिखा, शुरुआत से सुनिए। स्ट्रेटजिक रूप से भारत ने वास्तव में एक नए दौर की शुरुआत की है, जहां पाकिस्तान में मिलिट्री और टेररिस्ट के बीच की सीमाएं धुंधली हो गई है। अब किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी का रेस्पॉन्स पारंपरिक सैन्य कार्रवाई से होगा, जिससे पाकिस्तान की सेना पर यह जिम्मेदारी आ गई है कि वह टेररिस्ट और नॉन स्टेट एक्टर्स के पीछे न छिपे। ये पाकिस्तान में होता है, आतंकवादी वो नॉन स्टेट एक्टर हैं, राज्य या शासन का कहें, सरकार का समर्थन होता है। वैसे भी पाकिस्तानी सेना ने बहुत लंबे समय तक इस क्षेत्र को डिस्टेबलाइज करने के लिए मिलिटराइज्ड नॉन स्टेट एक्टर का इस्तेमाल किया है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को विक्टिम के रूप में पेश किया है। उसने उन्हीं का उपयोग हाल के हमलों में भी किया जिसमें कुछ को निशाना बनाया गया ताकि पाकिस्तान में सांप्रदायिक तनाव फैलाया जा सके। इस पूरे पैराग्राफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो देश के खिलाफ है, जो सेना के खिलाफ है, बल्कि पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है उसके खिलाफ है। अगले पैराग्राफ में, ऑपरेशन सिंदूर ने भारत पाक रिश्तों की पारंपरिक सोच को बदल दिया है, क्योंकि अब किसी भी आतंकवादी हमले का जवाब सैन्य कार्रवाई से मिलेगा और दोनों के बीच कोई स्पष्ट भेद नहीं रखा जाएगा। इसके बावजूद भारतीय सेना ने सतर्कता बरती है कि सैन्य या नागरिक ठिकानों या बुनियादी ढांचे को निशाना न बनाया जाए ताकि बेवजह तनाव न बढ़े। ये भारत सरकार और भारतीय सेना का बयान है साफ तौर पर कि हमने आतंकी अड्डे को ठिकाना बनाया। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की सरजमी हमारे निशाने पर नहीं था। यही इन्होंने लिखा। संदेश साफ है कि अगर आपने अपनी यहाँ आतंकवाद की समस्या से आप नहीं निपटेंगे तो हम निपटेंगे। दोनों ओर नागरिकों की मौत दुखद है, यही वजह है कि युद्ध से बचना चाहिए। उन्होंने युद्ध से बचने की बात की, जो बहुत सारे लोगों की राय होती है कि युद्ध को जब तक टाल सकते हैं टाला जाए। अगला पैराग्राफ है, कुछ लोग बिना सोचे समझे युद्ध की वकालत कर रहे हैं जबकि उन्होंने कभी युद्ध क्षेत्र तक देखा नहीं है। मॉक सिविल डिफेंस ड्रिल में भाग लेना आपको सैनिक नहीं बनाता है। दरअसल युद्ध तो विनाशक होता ही है, और यहां भी भारत पाक के बीच ऐसी स्थिति हो गई थी जब भारत के पास कोई विकल्प नहीं था। ऐसी स्थिति में युद्ध वाजिब भी है, जरूरत भी है, लेकिन युद्ध के नतीजे खराब होते हैं जिस भी मुल्क के बीच होता है। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसे लोग जो वार मॉन्गरिंग कर रहे हैं वो युद्ध की वकालत बिना सोचे समझे कर रहे हैं, और मॉक सिविल डिफेंस में ड्रिल में भाग लेना आपको सैनिक नहीं बनाता है, ना ही आप उस इंसान का दर्द समझ सकते हैं जिसने युद्ध में अपने प्रियजनों को खोया है। वार इज ब्रूटल, गरीब लोग सबसे अधिक पीड़ित होते हैं और युद्ध से केवल सेना और डिफेंस कंपनियां लाभ कमाती है। राजनीति हिंसा में ही निहित होती है, इसलिए युद्ध कभी कभी अपरिहार्य हो सकता है, लेकिन इतिहास हमें सिखाता है कि पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट कभी भी सैन्य रूप से हल नहीं हुए। ये उन्होंने लिखा। बट सबसे अहम हिस्सा जो मैंने कहा, ऑप्टिक्स और हिपोक्रेसी, कि जिस तरह से अगर आपने कर्नल सोफिया कुरैशी को बिठाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या वैसी ही स्थिति भारत के जो नागरिक हैं, खासतौर से उनका मकसद जाहिर है मुसलमानों की तरफ होगा कि
वो राइट विंग जो उनकी तारीफ कर रहे हैं, क्या उसी मजबूती से ये कह सकते हैं कि जो मॉब लिंचिंग होती है या बुलडोजर चलता है या बीजेपी द्वारा जो नफरत के शिकार लोग होते हैं उनको भी उसी तरह से प्रोटेक्ट किया जाए? नहीं तो ये सिर्फ दिखावा रह जाएगा, ये हिपोक्रेसी रह जाएगी, ये पाखंड रह जाएगा, ये उन्होंने कहा। उसके बाद बवाल है। अब इस वीडियो में और आगे भी पिछले वीडियो में भी बहुत बार बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ, अब बता चुका हूँ, कुछ रिपीट करने से बचना चाहता हूँ। कल सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा उस पर हमारी नज़र होगी। ये इंतजार होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में, जब तमाम सीनियर एडवोकेट्स, रिटायर्ड जज, तमाम लोगों का मानना है कि इस एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई हैं वो धारा उनकी फेसबुक पोस्ट में जो बातें लिखी गई है उस पर लागू नहीं होती है। उन्हें फंसाने की एक बड़ी वजह ऐसे मौके पर एक मुस्लिम प्रोफेसर को सबक सिखाना है जो एकेडमिक तौर पर बहुत ही शानदार प्रोफेसर हैं। तो फिर उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से। एक और बात हो रही है जो महिला आयोग की अध्यक्षा ने, वो बात पहुंच जाती है कि उनके दादा क्या थे, वो मुस्लिम लीग के सपोर्टर थे, वो जिन्ना के सपोर्टर थे। ये कहानी बहुत पुरानी है, इसमें कोई शक नहीं कि जो महमूदाबाद स्टेट है सीतापुर के पास, वो उसके जो इनके जो ग्रैंडफादर थे वो वहाँ के राजा थे, आखिरी राजा। उसके बाद तो भारत आज़ाद हुआ तो रियासतें ख़त्म हुई। वो मुस्लिम लीग के सपोर्टर थे, वो पाकिस्तान भी गए थे, वो ईरान भी गए थे, उनका निधन लंदन में हुआ, उन्होंने पाकिस्तानी नागरिकता भी ले ली थी। लेकिन इनके जो पिता हैं, उनका नाम, दादा का नाम था आमिर अहमद खान, लेकिन इनके जो पिता हैं अली खान महमूदाबाद के, इनके पिता आमिर मोहम्मद खान भारतीय नागरिक हैं, लंदन से पढ़कर आए, इंडिया वापस आए। और इनकी माँ अली खान महमूदाबाद की, वो हिंदू हैं, उनका नाम रानी विजय है। और इनके नाना वो भारत सरकार में फॉरेन सर्विस में थे, एक समय में विदेश सचिव रहे हैं, जगत सिंह मेहता। और इनके पिता ने, अली खान महमूदाबाद के पिता ने पाकिस्तान जाना स्वीकार नहीं किया, या पाकिस्तान उनकी चॉइस नहीं थी, वो भारत में थे। उनके पिता गए और बाद में 70s में उनका निधन हो गया। वो एक विवाद और उसको लेकर ऐसा बनाया जा रहा है जैसे इनके दादा चूंकि मुस्लिम लीग के सपोर्टर थे, इसलिए इस फेसबुक पोस्ट से उनके दादा को जोड़कर, उनके दादा के पॉलिटिकल रुझान को जोड़कर, या जिन्ना से उनके दादा के कनेक्शन को जोड़कर एक नई कहानी बनाई जा रही है। उसका कोई मतलब नहीं। हालांकि वो कहानी अपने आप में बड़ा विस्तार से सुनाने और बताने वाली है, फिर कभी मौका लगेगा उस पर बात करेंगे। वो अपने आप में बहुत डिटेलिंग के साथ समझाने और समझने वाली कहानी है। अली खान महमूदाबाद के दादा, जिन्ना से उनके रिश्ते, उनका पाकिस्तान से लेकर, लंदन से लेकर ईरान तक जाना, और इनके बाकी परिवार का, मतलब इनके पिता का, इनके माँ का भारत में रह जाना। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, उस विस्तार में जाने का भी वक्त नहीं है। देखते हैं कल सुप्रीम कोर्ट से, अगर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट का रुख इस पूरे मामले में क्या होता है। फिलहाल नमस्कार।